गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिविक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस लेसन में हमें स्टडी करनी है किसके बारे में? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में, कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं। पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों का अपना पेट भरने के लिए उन लोगों के द्वारा गांव में क्या क्या काम किया जाता है, वो इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है कलपट्टू गांव। कलपट्टू गांव कहाँ पर है? मैप में देखो, तमिलनाडु, इंडिया मैप में साउथ में मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है। क्या नाम है गांव का? नाम कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी आदि बनाना। ये सब काम इस गांव में किए जाते हैं। कलपट्टू में लोग नर्स, शिक्षक मतलब कि टीचर, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। क्या जो इसमें क्या क्या और काम है, जैसे कि दुकानें और व्यापारी भी हैं इस गांव में, और मुख्य जो गली है इनकी वो बाजार की तरह दिखाई देती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी छोटी दुकानें, चाय, सब्जी, कपड़े की दुकानें तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं, जहां टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है, और गांव शाम के नाश्ते में वहाँ बोड़ा व मशहूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। मतलब कि इस गांव में दुकानों के पास एक किसका घर है? मतलब कि लोहार का। ठीक है, वो लोहार क्या काम करता है? लोहे का काम। लोहे से वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है। ठीक है, बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। उसके जो बाज़ार है उसके साइड में उसमें ही एक साइकिल की मरम्मत, साइकिल ठीक करने की एक दुकान है। वहाँ साइकिलें किराए पर भी मिलती है। अगर कोई बच्चा या इंसान अगर साइकिल चलाना चाहता है तो किराए पर भी कुछ टाइम के लिए साइकिल ले सकता है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। उस गांव में, छोटा सा गांव है, तो उसमें गांव में दो जो परिवार हैं वो क्या करते हैं? कपड़े धोने का काम करते हैं, जिससे उनका काम चलता है घर का। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। तो जैसे कि हमारे आसपास में भी दूसरे राज्य से काम करने के लिए आते हैं, या फिर शहर में जाते हैं हम भी, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर हमारी आजीविका के लिए हम काम करने के लिए जाते हैं। तो भी ये वाले लोग भी क्या करते हैं? शहर में जाकर मकानें बनाते हैं। ठीक है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। ये क्या है? तमिलनाडु की तरफ पहाड़ी इलाका है थोड़ा बहुत, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर खेती में चाय भी होती है, चाय पत्ती, और ज़्यादातर क्या होते हैं यहाँ पर? चावल। ठीक है, यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। यहाँ पर आम भी बहुत अच्छे से होते हैं और नारियल के पेड़ भी बहुत हैं। ठीक है, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं। इसमें जो दिख रहे हैं वो किस में काम कर रहे हैं? खेत में। और ये चावल की बुआई कर रहे हैं। धान की रोपाई, धान मतलब कि चावल की कमर तोड़ काम होता है। रोपाई का कमर तोड़ काम होता है। देखो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और कितना पानी भरा हुआ है इसमें। तो ये पानी के अंदर ही लगता है जो रोपण किया जाता है ना चावल का, वो आगे है। और देखिए कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी में पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। तुलसी की कहानी है ये। तुलसी क्या काम करती थी? यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी
करुथम्मा काम की निगरानी करती है। करुथम्मा जो है रामलिंगन की पत्नी, वो क्या काम करती है? पत्नी का क्या काम करती है? करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएंगे। इसमें जो तुलसी है वो रामलिंगन की ज़मीन पर काम करती है और रामलिंगन की जो पत्नी है वो करुथम्मा, वो काम की जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मजदूर, उनकी निगरानी करती है। और इसमें आगे क्या बता रखा है कि उसे बस कुछ ही मौके होते हैं जब उसे क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। एक बार तो जब वो धान की बुआई होगी या रोपण का काम होगा या फिर फसल कटाई के टाइम होगा, तो उस टाइम इनको बुलाया जाता है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसी उम्र हो रही है, जैसे जैसे ये उम्र में बड़ी हो रही है, मुझे झुककर काम करना और देर तक पानी में पैर डुबोए रखने में तकलीफ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यही आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। जो रामलिंगन का खेत है उसमें ये जो तुलसी है ये काम करती है, ठीक है। इसमें ये क्या कहती है कि ये मेरे को एक दिन के 40 रुपये देता है, लेकिन ये उस जो इसका गांव था, मायका था, उससे ये कम है, लेकिन फिर भी यह इसके खेत में काम करती है क्योंकि इसे भरोसा है। किस पर? रामलिंगन पर भरोसा है कि वो मुझे मेरे टाइम पर मेरे पैसे दे देगा और जब भी इसे अपने खेत में काम होगा तो ये सिर्फ मुझे ही बुलाएगा, आसपास के गाँव से किसी और इंसान को कम पैसे में नहीं बुलाएगा। आगे है मेरे पति। तुलसी बोलती है, मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में यह खेतों में कीड़ों के दवाई छिड़कता है। जो तुलसी का पति है वो क्या करता है कि वो भी एक मजदूर है और जब खेतों में कीड़े लग जाते हैं, जब खरपतवार हो जाती है खेतों में, तो ये दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान में पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहर में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो पहाड़ हैं उसमें क्या करते हैं, ये अगर खेती का काम तो कुछ ही टाइम चलता है, तो उसके बाद अगर बाकी टाइम में ये क्या करते हैं पूरे साल में, या तो नदियों के आगे जो मिट्टी होती है उसे मतलब कि ट्रैक्टर में डालते हैं, या फिर क्या करते हैं खान में पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर पर सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ियाँ भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान और साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो ये तुलसी देखो कितना ज़्यादा वर्क करती है अपने पूरे दिन में। ये मतलब कि खेतों में भी काम करती है, खान में पत्थर तोड़ने का भी काम करती है, नदियों से बालू ढोने का भी काम करती है और साथ में इतना सारा घर का काम भी करती है। और इतनी दूर से 1 किलोमीटर दूर जाकर ये बोरवेल से पानी भी लाती है। तो इसमें इस चक्कर में क्या बता रखा है, इसका काम बता रखा है, जैसे कि रोपाई का टाइम कौन सा होता है, अगस्त का। निराई का टाइम कौन सा होता है, अक्टूबर के आसपास। कटाई का टाइम कौन सा होता है, नवंबर से दिसंबर। ठीक है, जो बाकी बचे हुए जनवरी फरवरी है, इस टाइम ये क्या काम करती है, ये नदियों के आगे बालू ढोने का और पत्थर तोड़ने का। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? तो इसके बारे में आप आंसर बताएं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों स्कूल जाती हैं। तुलसी की 2 बेटियां हैं जो दोनों स्कूल में जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी मतलब कि जलाने के लिए लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवार में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी
से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेती और मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। भूमिहीन मतलब कि जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन न हो। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। दूर दराज के इलाके मतलब कि अपने गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव या शहर में जाना। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। शेखर, अब शेखर की कहानी इसमें, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही करते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। ठीक है, ये अपनी कहानी क्या बता रहा है शेखर? ये बताता है कि इनका जो धान की फसल उगाते हैं खेत में, उनके पास 2 एकड़ ही ज़मीन है और जितना भी वो काम करते हैं वो खुद ही काम करते हैं। अगर थोड़ी बहुत किसी अपने फ्रेंड्स के पास मदद भी लेते हैं तो उसके बदले में वो काम करवा के आता है उसके खेत में भी। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। एजेंट मतलब कि अपना कोई वो किसान अपने आसपास काम करने वाले या किसी इंसान को दूसरे के पास भेज देता है। जो व्यापारी होता है, व्यापारी ने किसान को ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे ऊपर मेरा उधार है, तो वो अपने एजेंट मतलब कि अपने किसी आदमी को भेज देता है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मतलब कि व्यापारी क्या कहता है उस आदमी को कह के कि आप लोगों ने मेरे पास बीज उधार लिए हैं, खाद उधार ली है, तो आप अपना जितना भी बीज है, अपना जितना भी चावल है, धान है, वो सिर्फ मेरे पास ही बेचें, वो भी कम दाम में। वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें ऐसे कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर ले जाऊंगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। रामलिंगन जो ऊपर पड़ा था तुलसी का मालिक, उसकी मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में मैं उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, मतलब कि गाय का नाम है ये। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इनके पास एक गाय है, उसका दूध ये सहकारी समिति में बेच देते हैं, जिससे भी इन्हें पैसे मिलते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। ये देखो, धान इकट्ठा करना, धान से बीज निकालना, तो ये काम कर रहे हैं मशीन से। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। जैसे कि शेखर ने कौन कौन से लिए, उसने बीज और खाद उधार ली थी, किसी व्यापारी से। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। अगर वो बीज खराब हैं या फिर उन्हें कीड़ा लग जाता है या फिर बारिश नहीं हो पाती या बारिश अधिक हो जाती, बाढ़ आ जाती है, तो उससे उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनसे वो कर्ज चुकाया नहीं गया। इस वजह से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। रामलिंगन और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है
और बीज वह, क्योंकि चावल की मिल में कौन काम करता था, जो हमने ऊपर पढ़ा है, कौन काम करता है, शेखर। शेखर किसकी उसमें काम करता है, रामलिंगन की मिल में। ठीक है, आगे है, और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। रामलिंगन के पास मिल भी है, दुकान भी है, और चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं, और रामलिंगन जैसे बड़े किसान भी हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर हैं, क्योंकि सबके पास तो बहुत सारी ज़मीन नहीं होती, किसी के पास तो कुछ भी नहीं होता, किसी के पास तो एक दो एकड़ ज़मीन होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी कमाई के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। रामलिंगन जैसे बड़े बड़े जमींदार के वहाँ नौकरियाँ करते हैं, मिल में काम करते हैं, या फिर खेत में धान का काम करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और 80% छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना और छोटी फैक्ट्रियां चलाना। आगे हैं, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका महत्वपूर्ण साधन है। इसमें कलपट्टू गांव में बता रखा है कि बहुत सारे लोग तो खेती करते हैं, बहुत सारे लोग पशु पालते हैं, जिससे कि वो दूध बेचकर अपना आजीविका चलाते हैं, और उपज जंगल में से लकड़ियाँ काट के वो भी बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इस प्रकार सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं आजीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। ठीक है, आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और उन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। मतलब कि अतिरिक्त आय, मतलब कि कुछ पैसे तो वो खेती से कमा लेते हैं, लेकिन कुछ काम वो मतलब कि शहद इकट्ठा करना, महुआ बिनने, उनसे क्या काम है, उनका थोड़ा पैसा और इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि उनकी आजीविका और बेहतर हो सके। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्री तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। तमिलनाडु किसके पास है, समुद्र के पास है, बंगाल की खाड़ी के पास। ठीक है, तो वहाँ पर जो तटीय इलाकों वाले गांव हैं वो क्या काम करते हैं, मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। आइए अरुण और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पद्दूपेट नाम के गांव में रहता है। कलपट्टू के पास पद्दूपेट नाम के गांव में, कलपट्टू की हमने कहानी पढ़ ली, शेखर की पढ़ ली, तुलसी की पढ़ ली, रामलिंगन की पढ़ ली। अब दूसरा गांव का नाम है पद्दूपेट, कि यहाँ के लोग किस प्रकार से अपना आजीविका चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। एक इसमें पैरा दे रखा है, नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेत। ठीक है, यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है
और इस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रहे। मतलब कि क्या करते हैं, प्रत्येक टुकड़े के किनारे को थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसका देते हैं। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा खिसका दिया जैसे कि एक जगह पानी इकट्ठा हो सके, ठीक है, जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह है और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। आगे है ये मछली पकड़ने वाला जो हमने गांव पढ़ा था पद्दूपेट, इससे आगे की स्टोरी इसमें। आज जो मछली पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ इकट्ठा कर रखी है, बाकी मैं नीलामी कर दूंगा। मतलब कि इसमें बता रखा है कि मैंने अपने परिवार के लिए तो कुछ रख रखी हैं और बाकी क्या करेंगे, वो नीलाम कर देंगे, बेच देंगे। इस नीलामी से जो उन्हें मुझे पैसा मिलेगा वह 4 भागों में बट जाता है। तीन हिस्से उन तीनों लोगों में बट जाएगा। ये 4 लोग मिलकर काम करते हैं मान लो, तो इनमें से 4 हिस्से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बट जाएंगे जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलेगा जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामेरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें भी मिल जाता है। हमें बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामेरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा सकते हैं और ज़्यादा मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये मान लो कि ये हाथ से चलाते हैं ना, तो इन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है। अगर इसमें मशीन लग जाएगी, मोटर लग जाएगी तो दूर तक ये अपने आप चल पड़ेगी और इन्हें ये समुद्र में मतलब कि तट के किनारे से तो पकड़ते ही थे, अब ये और भी ज़्यादा दूर समुद्र में जाकर मछलियाँ ज़्यादा पकड़ लेंगे। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदते हैं वे टोकरी भरकर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक की ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शायद शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। कब? मानसून के टाइम मछलियों के प्रजनन का समय होता है। देखिए मछली बेचती हुई एक औरत, ये खरीदता हुआ एक आदमी, ठीक है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं, ठीक है। लोग जैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस ज़मीन को जोतते हैं, वह कैसी है,
कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। इसमें क्या है कि फसलें कैसी होंगी, ये किस पर निर्भर करता है कि वो ज़मीन उपजाऊ है या नहीं। पथरीली अगर ज़मीन है या ख़राब ज़मीन है तो उसमें जो कृषि है वो अच्छी नहीं होगी। अगर कृषि अच्छी किस पे होगी, उपजाऊ ज़मीन पर। उपजाऊ ज़मीन पर अगर कृषि अच्छी होगी तो अगर वो उस फसल भी ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी तो वो बेचेंगे तो उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उसके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनें, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान खेती और मजदूरों, मछली पकड़ने और परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करते हैं। काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता। इसमें क्या है कि कुछ किसानों को क्या है कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं, उनके पास पैसे लेने पड़ते हैं और अगर उनके पास पैसे लिए तो अगर वो आगे जो फसल होगी तो वे बाज़ार में नहीं बेच सकते, उन्हें व्यापारी को ही बेचनी पड़ेगी, वो भी कम दाम में बेचेंगे तो उनके पास फिर से पैसे नहीं होंगे, उन्होंने फिर से उधार लेना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो किसान हैं वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं और बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ से बनी हुई टोकरियाँ या फिर अन्य जो चीज़ें हैं जो हाथ से बनाकर खेतों में वो बाज़ार में बेच देते हैं, जिससे भी उनकी आजीविका का एक साधन है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से पढ़ना और इसके नोट्स बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।